कैसे हो? कैसे हो भाई? अरे कैसे हो? तो बोलो तो सही, कैसे हो? बोलो ना। अच्छे हैं आता है ना भाई, एक बेसिक शिष्टाचार होता है ना भाई। कैसे हो तो बोला हाँ अच्छे हैं, चाहे अच्छे नहीं हो तो भी बोलना पड़ता है अच्छे हैं। क्या भाई समझ गए? लास्ट वन कैसे हो कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया एकदम। अभी क्या हुआ एक्चुअल में, लेट इसलिए हो गया, अभी एक स्टूडेंट आ गया था फर्स्ट बैच का, तो उसका फ़ोन आया था सुबह कि मिलना है। वो आईआईटी कानपुर से पास आउट हुआ, फिर 3 साल के लिए यूएस चला गया, फिर अभी वो एनवायरनमेंट के अंदर कुछ कर रहा है। बोला एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो उसने एनवायरनमेंट एजुकेशन बोला ना, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार तू आके समझाना ज़रा। तो वो अभी आ गया। अब वो यार आया तो यार टाइम तो देना पड़ेगा, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो यार शिष्टाचार है ना बेसिक। तो मेरे दिमाग में चल रहा था यार एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। तो फिर उसने बताया कि एनवायरनमेंट का है ना, आजकल बहुत बड़ा एक नई जॉब क्रिएट हो गई है, एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट कंपनीज के अंदर। जैसे होता है ना डेटा मैनेजर हो गए ना आजकल बहुत सारे, तो वैसे ही एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट एक नए टाइप की जॉब क्रिएट हो रही है। हर प्लांट में, हर फैक्ट्री में, हर जगह इंडस्ट्री के अंदर है ना, एनवायरनमेंट का एक आदमी चाहिए जो बताए कि किस टाइप के डिज़ाइन करें ताकि कार्बन इमिशन कम हो, है ना, पॉल्यूशंस कम हो। तो एक एक्सपर्ट चाहिए। तो उसके लिए वो जिस कंपनी में काम करता है, वो न्यूजीलैंड और शायद यूएई की कोई कंपनी है। उस कंपनी का जो फाउंडर है, उसने इंडिया में पिरामिल ग्रुप है ना, पिरामिल ग्रुप, वो अंबानी के रिलेशन में जो हैं, उन्होंने मिलके अहमदाबाद के अंदर कोई यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, अनंत यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नाम है उसका। उसमें डिज़ाइन रिलेटेड कोर्स होते हैं, एनवायरमेंटल डिज़ाइंस, बीटेक कोर्स है वो, लेकिन बीटेक कोर्स इन डिज़ाइन इन एनवायरमेंट ऐसे करके कोर्स है। तो फिर वो बताने लगा कि भाई 10 लाख लोगों की ज़रूरत है, 5,000 भी नहीं है। और कई लोग, उसने बोला मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैं वो सब छोड़ के इसमें आ गया। तो मैंने कहा ऐसा है तो कल वापस आना है यार, ठीक है ना। अब बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे ना उससे कि भाई कोर्स कैसा है, पैसे कैसे मिलते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या हैं, है ना। उसके बाद आगे स्कोप पढ़े तो उसके लिए क्या है, फॉरेन में क्या स्कोप है, इंडिया में क्या स्कोप है, ठीक है, एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी लगेगी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, सरकारी तो है नहीं, तो पैसे कितने लगेंगे। तो कह रहा था नॉमिनल पैसे हैं। अब नॉमिनल की क्या डेफिनेशन है, वो यूएसए से आया है ना, तो थोड़ा पूछना पड़ेगा ना उसको। तो मैं तो कल आ जा, कल तेरे साथ रिकॉर्डिंग करते हैं इतना, फिर रिकॉर्डिंग करके बच्चों को दे देंगे और साथ में लिख देंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है आप वैलिडेट चेक कर लो। भाई अपन ऐसा नहीं बोलें कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हो सकता है कि वो जेई नीट सारे टाइप के कोई भी साइंस टीम का बच्चा उसको कर सकता है। इस मैं कहता तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसलिए जो भी समय मेरा लेट हुआ ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है भाई। बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही है ना, तो अपने को अवेयर रहना एकदम, ठीक है। अब आज का आईडी लगाओ। ये तुम्हें 12th क्लास की डीपी वगैरह मिल गई क्या? क्या मिलनी तो चाहिए। फीस भी जमा करते हो टाइम पे, नहीं करते हो तुम? फीस जमा है सबकी, बढ़िया एकदम जमा, फिर तो मिलनी चाहिए यार डीपी। चलो एक ये लिखो जरा, RS कॉन्फ़िगरेशन। हमने कन्फर्मर में फिशर बनाना सीखा था ना। चलो ये एक फिशर प्रोजेक्शन है, ये मॉडल है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको फिशर को, ये इक्लिप्स फॉर्म है ना, इसको देख लेते हैं। देखो ये ऐसा है, ये इक्लिप्स है, ये ऐसे एक वैलेंसी पकड़ रखी है। एक्चुअली हम बाकी सब एटम्स का फिशर बनाने वाले हैं ना। तो इक्लिप्स फॉर्म है ना, कैसे ये पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये पैरेलल है, इक्लिप्स है। इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, इसको प्रोजेक्ट करेंगे। देखो कैसा दिख रहा है पीछे, ये आपको कैसे दिख रहा है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है इसकी,
यानी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ऐसे नीचे वाले की हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, और ये जो वैलेंसी है और ये वैलेंसी, इनका एक वर्टिकल लाइन दिखेगा। अब पीछे से देखते हैं, देखो ये एक वर्टिकल लाइन दिखेगी, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया हमारा फिशर, इसका हो गया ये प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर यहां प्लेन बनाएंगे तो अबाउट द प्लेन, अबाउट द प्लेन, और वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। देखो ये एक फिशर प्रोजेक्शन है, ये कॉपी का जो पेज है ना, इसको एक प्लेन मान लो। तो कॉपी के पेज को प्लेन मानोगे तो ये वैलेंसी देखो, ये दोनों बिलो द प्लेन, कौन सी, ये दोनों बिलो द प्लेन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अबाउट द प्लेन। आप यहां से देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो सामने से ना, तो ये इक्लिप्स कन्फर्मर का फिशर बनता है, ये इक्लिप्स का फिशर बनता है, ठीक है ना। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट अबाउट द प्लेन, कौन सा प्लेन है, ये पेज जो है एक प्लेन है, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट बिलो द प्लेन, यानी ये दोनों वैलेंसी बिलो द प्लेन आएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। तो ये ऐसा होता है जब आप फिशर को ड्रॉ करते हो, समझे आप। अब इस टॉप व्यू देख लो इसका एक बार, फ्रंट व्यू देखो एक बार, ऐसे है ना, ये बिलो द प्लेन, ऐसे देखना है आपको। इसी को नीचे करेंगे तो ये हमारा फिशर पोजीशन हो गया, ऐसे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। चलो ये एक फिशर प्रोजेक्शन है। अब एक्चुअल में हम कॉपी में कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो दोनों बी आर है, वो दोनों बी आर इसमें इधर है। ये दोनों हाइड्रोजन जो है, ये दोनों हाइड्रोजन इसमें किधर है, ये इधर है। ये दोनों एच है। इसमें मिथाइल कहाँ है, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन मतलब ये दोनों CH3 है, ये दोनों बिलो द प्लेन है। ये कॉपी में देख रहे हैं और ये एक्चुअल ज्योमेट्री। अब दोनों को साथ में देखो, आ रहा ना, ये फिशर है, ये इसका एक्चुअल प्रोजेक्शन जो हमने कॉपी में बनाया है। लिखो जरा, देखो RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, फिशर कैसे बनाते थे हम, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे ना, उसमें आगे लिखो गोल्डन रूल। RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, आगे लिखना है आपको गोल्डन रूल। गोल्डन रूल मतलब कैसा रूल, सोने जैसा रूल। गोल्ड से याद आया, गोल्ड की प्राइस बहुत बढ़ गई है, 70,000 रुपीज पर 10 ग्राम, यानी एक तोला चलता है, तोला समझते हो, तो तोला कितने ग्राम का होता है, 11 ग्राम का। तो 80,000 रुपये में 10 ग्राम सोना मिलेगा। 10 ग्राम नहीं, सॉरी, एक तोला। काफ़ी महंगा हो गया, बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। चलो ये बताओ, अरे अभी तुम पढ़ाई फोकस करो, सोना बाद में फोकस करेंगे। देखो गोल्डन रूल एकदम सिंपल है। हमने पहले RS कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट डैश में सीखा था ना, उसमें क्या रूल था, फोर्थ ग्रुप को कहां रखना होता है, डैश में। सुन रहे हो भाई, क्या सुन रहे हो बताओ, फोर्थ को डैश में रखना है। फिर क्लॉकवाइज R रेक्टस, एंटी क्लॉकवाइज S सिनिस्टर, ये था ना, क्लॉकवाइज R बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज S सिनिस्टर को S बोलेंगे। अब आपको या तो एक तरीका है कि मैं इसका वेस्ट डैश बना लूं और फिर वो पिछली क्लास में जैसे अपन ने RS निकाला था वैसे निकालें, या गोल्डन रूल क्या बोलता है कि आपको है ना इसके मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें बताओ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, ये फ्लोरीन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है या बताओ ये वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल में है ना। अच्छा, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्लॉकवाइज मतलब ये क्या हुआ बताओ, R, तो इसका आंसर होगा S। भाई ये बोलता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ना, तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा करना है, और अगर वर्टिकल लाइन में लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो जो आंसर आ रहा है वही रखना है। ये गोल्डन रूल है ना। वो अपन इसको वेस्ट डैश में कन्वर्ट करके चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी जो मैंने बनाया है इसमें देख के बताओ कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल में है ना ये, ठीक है। तो वर्टिकल में इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या आ रहा है, R। तो अब बताओ R ही रहेगा कि बताओ RS हो जाएगा, R ही रहेगा। R का S कब होता है, हॉरिजॉन्टल में आता है, ठीक है।
ऐसे अपन थर्ड वाला एग्जांपल देखें, ये हमारा H है, ये OH है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। बताओ ये R है कि बताओ ये S है? अच्छा बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? O। सेकंड कौन है? इथाइल। थर्ड कौन है? मिथाइल। ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना इससे, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो S आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में तुमको उल्टा करना है, तो बताओ ये क्या हुआ? ये R हुआ। समझे आप? तो तीनों एग्जांपल लिखो पहले एक बार, यानी हॉरिजॉन्टल में उल्टा करना है और वर्टिकल में ये सेम रखना है, ये गोल्डन रूल है। कैसे हो सिंघानिया जी? सिंघानिया जी ने वो मूवी देखी मैरी कॉम? मैरी कॉम मूवी नहीं देखी? वो बॉक्सर होती है ना, वो और गजब की, मतलब बहुत मेहनत करती है वो, फिर शायद गोल्ड मेडल या कुछ जीती है वो, गोल्ड या ब्रॉन्ज कुछ, क्या जीती? गोल्ड मेडल ना। तो उसका बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए एक किट होता है उसके पास, उसको जबरदस्त प्रैक्टिस करती है एकदम। किट का क्या होता नहीं है, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। तुम्हारा दोस्त अगर बॉक्सर बनना चाहे तो मुझे लगता है किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, चिंता मत करो, एक दो दिन दुखेगी फिर सही हो जाएगा एकदम। लिख लिया सबने? नीचे लिखो गोल्डन रूल। एक दो एग्जांपल और करें फिर ये रूल लिखते हैं ना। चलो अब फोर्थ पे आ जाओ। इस बार हमने यहां मिथाइल लिखा, यहां OH लिखा, या NH2 लिखा और यहां क्लोरीन लिखा। अब बताओ इसका RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इन सब में फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? क्लोरीन है ना। फिर सेकंड कौन है हमारा? ऑक्सीजन। थर्ड है हमारा नाइट्रोजन। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है ना ये, तो R है, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में है, तो R ही रहेगा या RS हो जाएगा? R ही रहेगा। समझे आप? उल्टा कब करना है अपने को? हॉरिजॉन्टल लाइन में। जैसे यहां SH है, यहां H है, यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है। फिफ्थ का बताओ RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा SH है ना, और सेकंड प्रायोरिटी कौन है हमारा? इथाइल। थर्ड कौन है? मिथाइल। ये क्लॉकवाइज किया तो R आ रहा है ना, क्लॉकवाइज R आ रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? S, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो बस एक ही पॉइंट याद रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा तो हमको उल्टा करना है उसको। लिख लिया सबने? आप नीचे लिखो, आप गोल्डन रूल लिखो, गोल्डन रूल फॉर फिशर प्रोजेक्शन। देखो आप, गोल्डन रूल फॉर फिशर प्रोजेक्शन, यानी किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर फिशर प्रोजेक्शन। उसमें रूल 1 लिखो, रूल 1 लिखो, लिखो इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, if lowest priority group lies on vertical line, if lowest priority group lies on vertical line, then R is R and S is S. If lowest priority group lies on vertical line, then R is R and S is S. ठीक है? फिर सेकंड लिखो, if lowest priority group lies on horizontal line, if lowest priority group lies on horizontal line, फिर क्या लिखेंगे बताओ? R is S and S is R. If lowest priority group lies on horizontal line, then R is S and S is R. ये अभी जो मैंने बनाया है ये फिशर प्रोजेक्शन है या ये वेज डैश फॉर्मूला है? फिशर प्रोजेक्शन है ना। अब आपको मैंने बोला कि इसको 90 डिग्री से घुमा दो, तो इसका 90 डिग्री रोटेशन से क्या बनेगा बताओ?
90 रोटेशन मतलब ये एफ इधर आया, Cl इधर आया, Br ऐसे इंटरचेंज होगा ना ये। तो इसका 90 डिग्री रोटेशन से बना हमारे पास एफ इधर आ गया, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। इसको देखो जरा, सही बनाया मैंने, सही है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको 180 से घुमा देते हैं। अगर इसको अपन 180 डिग्री से घुमाएंगे तो बताओ ये कैसा बनेगा। हाँ, ये एफ इधर आएगा, Br, एफ Br चेंज हो जाएंगे ना, और ICl चेंज हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम 180 से घुमाते हैं तो ये आ गया एफ, ये आ गया Br, ये Cl, ये I। अब एक काम करो, इन तीनों के RS कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या आएंगे। आगे पहले का क्या आया, पहले का एस, वेरी गुड। कैसे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आएगा, और एस का ऐसे ही रहेगा वर्टिकल लाइन में। इसका क्या है बताओ, आर, 1 2 3, एस का आर हो जाएगा। नीचे वाले का क्या आया, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, एस का एस ही रहेगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी फिशर को रोटेट जब करेंगे ना, तो 90 और 180 में से एक रोटेशन अलाउड है और एक रोटेशन अलाउड नहीं है। तो इनमें से कौन सा रोटेशन अलाउड है और कौन सा रोटेशन अलाउड नहीं है? कौन सा अलाउड है? कौन सा अलाउ होना चाहिए बताओ? एक मॉलिक्यूल है, आपको घुमाने की परमिशन दी है, भाई आप घुमा लो इसको। आपने मॉलिक्यूल को घुमाया, तो कौन सा अलाउड है? इस केस में फिशर में 90 अलाउड है, 180 अलाउड है? इसका आंसर बिल्कुल सही है, 180 अलाउड है, 90 डिग्री अलाउड नहीं है। अब आप मुझे बताओ, आपने कैसे सोचा कि 180 डिग्री अलाउड है? हाँ, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे ना, तो उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात समझे आप? वो रोटेशन अलाउड है जिसमें उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहना चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको पिछली क्लास में मॉडल से भी बताया था, एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, मैं इसको कैसे भी घुमा दूं तो सारे रोटेशन अलाउड होने चाहिए ना, मैं उसको कैसे भी घुमा सकता हूं। तो अपन यहां पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि 90 डिग्री अलाउड नहीं है, 180 डिग्री अलाउड है? ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी मॉलिक्यूल को आप कैसे रोटेट कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या है? मैं कैसे भी रोटेट कर सकता हूं उसको, है ना। मॉलिक्यूल को कैसे घुमाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो घूमता ही रहता है बॉन्ड के अक्रॉस। तो यहां पे 90 का ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा दिया? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमने नॉर्मल रोटेशन नहीं किया है। नॉर्मल रोटेशन से मतलब क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और हमने जब रोटेट किया तो इसको कैसा मान लिया? स्क्वायर प्लेनर मान लिया हमने क्या किया? चारों वैलेंसी एक प्लेन में मान ली, 90 घुमा, मतलब ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ऐसे किया ना हम लोगों ने। तो आप अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज कर देते हो ना, आपने टेट्राहेड्रल को प्लेनर बना के रोटेट किया, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वहां पे वो रोटेशन अलाउड है जिसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहे। अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, मतलब वो रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। ये हमारे पास एक सॉहर्स प्रोजेक्शन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन लगे, इस बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट करना है। अब बताओ इसमें कितने डिग्री का रोटेशन अलाउड है? अपन इसमें कितने डिग्री रोटेशन कर सकते हैं कि ये इनके कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेंगे? 60, 120, 90, कितना बताओ? 60 में 60 डिग्री, 45 ऐसे बताओ, 45, 90, कोई भी डिग्री बताओ आप कि भाई इससे आप रोटेट कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते। इसमें आप कैसे भी रोटेट करो, ऑल रोटेशन आर अलाउड। आप 30, 40, 50, 60, 70 जो रोटेशन करना है करो, क्योंकि हम ओरिजिनल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में रोटेट कर रहे हैं उसको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन सपोज करो आर है तो आर ही रहेगा, इसका एस है तो एस ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आप ओरिजिनली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में रोटेट कर रहे हो। ऐसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे पास एक वैज डैश है, ये एक वैज लगा है, ये OH लगा है, ये इथाइल लगा है, सपोज करो यहाँ और कोई वैलेंसीज लगी है,
अब मैं बोलूं कि आप इसको रोटेट करो इस बॉन्ड के अक्रॉस, तो बताओ इसमें कौन सा रोटेशन अलाउड है? सारे रोटेशन अलाउड है, क्योंकि हम ओरिजिनल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ही रोटेट कर रहे हैं। तो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन किस में आएगा? जब ज्योमेट्री चेंज करेंगे, और ज्योमेट्री किस में चेंज कर रहे हैं हम? फिशर में, बाकियों में नहीं करते हम। तो ये सारा डिस्कशन सिर्फ फिशर के लिए हो रहा है। तुम समझे मैंने क्या समझाया? क्या समझाया? कि किसी भी मॉलिक्यूल को कैसे रोटेट किया जा सकता है, कैसे भी कर सकते हो। सिर्फ फिशर में आपको 90 डिग्री से करना है, और वो भी इन द प्लेन करना है। फिशर ऐसा होता है ना, सॉरी 180 से करना है, और इन द प्लेन ऐसे घुमाना है आप उसको। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है ना, ऐसे घूमेगी। वर्टिकल लाइन पीछे होती है, बस आपको उसको ऐसे घुमाना, ये अलाउड है बस। तो वहां एक नोट लिखो, नोट में आप लिखो वी कैनॉट रोटेट फिशर प्रोजेक्शन बाय, we cannot rotate Fisher projection by 90 degree. We cannot rotate Fisher projection by 90 degree. फिर आगे लिख लो 180 degree rotation is allowed. We cannot rotate Fisher projection by 90 degree. 180 degree rotation is allowed. ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लो एक बार। ये 90 क्रॉस कर दो, 180 राइट कर दो। खाली ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, 90 और 180, बाकी इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में जितने प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं ना, सिर्फ फिशर में ये है, क्योंकि बाकी जो भी प्रोजेक्शन हम लेंगे, जैसे हमने सॉहर्स लिया, वेस्डेस लिया, आगे जाके हावर्थ वगैरह लेंगे, ओरिजिनल मॉलिक्यूल ही रोटेट कर रहे हैं, कैसे भी घुमाओ। अच्छा ये बताओ, यहां से यहां जाने में ऑड पेयर इंटरचेंज हो रहा है कि इवन चेंज हो रहा है? ऑड हो रहा है ना। देखो जरा कितने पेयर चेंज हुए। ये ना FCl चेंज हुआ ना हमारा, FCl चेंज हुआ, फिर ClBr चेंज किया, और फिर Bri चेंज किया। ऐसे ही यहां से यहां जाने में कितने पेयर चेंज हो रहे हैं? इवन हो रहे हैं ना, FBrn Cli। इवन पेयर में क्या बनता है? सेम। और ऑड पेयर में क्या बनता है? उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन पेयर, फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन पेयर along with RS configuration. Find relation between given pair along with RS configuration. इनके आपको RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना है। यहां भी दोनों तरीके से करो, RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकालो, पेयर चेंज करके भी देखो, इवन पेयर चेंज हो रहा है कि ऑड चेंज हो रहा है।
क्या भाई आ गया आंसर? सबने ट्राई कर लिया? अरे जो कैमरे के आगे बैठे हैं ऊपर, आंसर आया? क्या आंसर आया फर्स्ट का? ए का बताओ। इनेंशियोमर आ रहा है और आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहे हैं बताओ, बोलो। एस आर आ रहा है, ये एस है, ये आर है। बी का आंसर क्या आ रहा है? इसका भी इनेंशियोमर आया। अब बताओ इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? फर्स्ट प्रायोरिटी एस एच, सेकेंड ओ और थर्ड फिनाइल। एंटी क्लॉकवाइज एस का एस ही रहेगा ना। ये तो एक मिथाइल है, ये तो 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे कार्बन के बाद एच है ना, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन है, तो ये एस है तो ये आर होगा। सी में बताओ क्या है? आइडेंटिकल है, इनेंशियोमर है? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। और इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या आ रहा है? आर आर। वेरी गुड। डी में बताओ। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये एस आएगा ना, और ये क्या आ रहा है? एस। दोनों एस का मतलब ये दोनों में रिलेशन क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये तो गलत हो गया ना यार। पहला तो एफ आएगा ना हमारा, आंसर भी चेंज होगा क्या? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये आर हुआ, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी आर हुआ। तो आइडेंटिकल ही रहा ना ये तो। ठीक, तो फोर्थ वाला यानी डी वाला हो गया हमारा आइडेंटिकल। समझ गए आप? फिर वो नेक्स्ट लिखो। मैंने आपको 11th में बताया था, मैं थोड़ा वापस बता देता हूं। हाउ टू गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्डेड ग्रुप्स। हाउ टू गिव, सपोज करो यहां पे एल्कीन लगा हो, यहां पे एल्काइन लगा हो, तो फिर उनको कैसे प्रायोरिटी देंगे? हाउ टू गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्डेड ग्रुप्स। हाउ टू गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्डेड ग्रुप सिमिलर टू EZ। कभी भी डबल बॉन्डेड ग्रुप हो तो कैसे देखते हैं इसको? पहले उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो डबल बॉन्डेड ग्रुप में प्रायोरिटी देने के पहले ये एटम यहां आएगा, ये एटम यहां आएगा। इससे आगे क्या बनेगा बताओ? यहां आएगा Y, और Y के साथ यहां क्या आएगा? C। ये आएगा ना प्रायोरिटी देते वक्त। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास एल्डिहाइड है, वाइल गिविंग प्रायोरिटी कैसे लिखना है इसको? इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, यानी यहाँ पे CH के साथ आएगा O, और O के साथ क्या आएगा? C। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। ऐसे ही बताओ, हाउ विल यू गिव प्रायोरिटी टू एसिड। कभी एसिड हो तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? बस आपको ये एटम यहाँ लिखना है, ये एटम यहाँ लिखना है ना। तो इससे क्या बनेगा बताओ? OH, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अब 2 वैलेंसी कम हो गई, इंटरचेंज करके लिखना है O and C। तो बताओ प्रायोरिटी एल्डिहाइड की ज्यादा हुई या एसिड की ज्यादा हुई? इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? पहले क्या देखते हैं? फर्स्ट एटम देखते हैं ना। फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो नेक्स्ट देखेंगे। तो कार्बन कार्बन सेम है, इसकी 2 ऑक्सीजन भी सेम है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे O और H है ना, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हुई? एसिड की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ तो O लगा है और यहाँ पे ये H लगा है। समझे आप? ऐसे ये बताओ, हाउ विल यू गिव प्रायोरिटी टू ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स। इसको प्रायोरिटी कैसे देते हैं? कितनी बार लिखना है बताओ? 2 बार। भाई पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों पाई ब्रेक किया, और N के नीचे 2 बार लिखेंगे कार्बन। समझे आप? अगर डबल बॉन्ड है तो 1 बार लिखो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताओ, अगर जैसे ये F और I है, और एक है ब्रोमीन और क्लोरीन, ये 2 ग्रुप हैं, तो बताओ इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? कैसे देखते थे हम EZ में? आपको एक तरीका बताया था। पहले आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है ना, और दोनों में कॉमन क्या है? CH। कॉमन पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये CH कॉमन है ना भाई। तो कॉमन के बाद मैं कोई भी वैलेंसी देख सकता हूं। अगर मैं F और Br को देखता हूं तो Br ज्यादा, और Cl I को देखता हूं तो I ज्यादा। तो आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना हमारे। तो क्या करते थे? हाईएस्ट देखते थे। तो इन दोनों का हाईएस्ट आयोडीन, इसका हाईएस्ट ब्रोमीन, हाईएस्ट वर्सेस हाईएस्ट इक्वल टू सबसे हाईएस्ट। समझे आप? बस आप कॉमन पे लाइन ड्रॉ करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना।
ऐसे ही अगर मैं ऐसे पूछूं आपको CH मिथाइल मिथाइल, यहां मैं इजी करने के लिए क्या कर रहा हूं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं आपको। यहां सपोज करो हम कर लें H, बताओ इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी? भाई वही सेम CH कॉमन पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां भी कॉमन पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? ऑक्सीजन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आनी चाहिए ना। और H और कार्बन में कौन ज्यादा? कार्बन, तो लेफ्ट की ज्यादा आनी चाहिए। तो फिर ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हाईएस्ट वर्सेस हाईएस्ट इक्वल टू सबसे हाईएस्ट। समझे तुम? अब मुझे बताओ इन तीनों की प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होगा? एल्डिहाइड, एसिड और साइनाइड, इन तीनों में ऑर्डर बताओ। सबसे पहले तो आएगा एसिड। अब एल्डिहाइड और साइनाइड में पहले कौन आएगा? एल्डिहाइड पहले आएगा ना। कैसे? हाँ, ये कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन क्या है? कार्बन कॉमन है। उसके बाद यहाँ N लगाया और यहाँ पे क्या लगा है? O, तो O की प्रायोरिटी ज्यादा। और यहाँ पे H लगा है, यहाँ N लगा है, तो N की प्रायोरिटी ज्यादा। लेकिन अपन हाईएस्ट देखेंगे ना। समझ गए आप? ये कॉमन पे लाइन ड्रॉ करने वाला पॉइंट्स याद है ना आपको? बस इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको लिखो जरा। हाँ भाई, लिखा सबने? सिंगाने, तुम क्रिकेट खेलते हो क्या यार? क्रिकेट वगैरह खेलते हो क्या? उसमें क्या करते हो? बैटिंग करते हो, बॉलिंग या फील्डिंग? बैटिंग। अरे यार, सिंगाने जी को पूछा वो बताएंगे ना यार। हाँ सिंगाने जी बोलो, क्या बोला? बैटिंग। अच्छा, ऑलराउंडर हो गया। अच्छा, मैं भी सोच ही रहा था, मैं क्या ऑलराउंडर ही होने चाहिए थे। बैट बॉल है घर पे? लेके आना, कल तुम्हारी बॉलिंग नेक्स्ट बार चेक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, होम टाउन में, वहाँ पे हॉस्टल में होगा ना किसी के पास बैट बॉल? अरे तो आजू बाजू किसी के पास होगा, पता लगा यार। इंडिया में क्रिकेट का बैट ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके पास बॉल भी रखी होगी, बोला उधार लिया ना। अगली बार मेरा और सिंगाने जी का मैच होगा। सिंगाने जी बॉलर, मैं बैट्समैन। इनको सिंगाने जी फील्डर लगा दे सबको यार। तुम सब फील्डर और बाकी कुछ दर्शक वर्शक बन जाना यार। सिंगाने जी ने अगर मुझे आउट कर दिया ना, तो मैं सिंगाने जी को पार्टी दूंगा। और अगर सिंगाने जी मेरे को 6 बॉल में आउट नहीं कर सके, तो फिर सिंगाने जी तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी यार। ठीक है, डन है एकदम। फील्डर भी तुम सेलेक्ट कर लेना इन बच्चों से ना। मैच अगली क्लास के पहले है, अगली 15 मिनट पहले आ जाना, खेलते हैं। लिख लिया भाई? उसमें यार लेकिन सिंगाना जी कुछ रूल है यार। एक तो यार हिट विकेट आउट नहीं होगा यार, और एक एलबीडब्ल्यू नहीं होगा यार। एलबीडब्ल्यू में क्या थोड़ा ऐसे कंट्रोवर्शियल हो जाता है। चलो अब आगे लिखो, मिटा दे भाई। अगर मोर देन 1 कारस सेंटर होगा ना, उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे बताओ? अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? एक कारस सेंटर का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे। इसमें देख के बताओ कि इसमें कितने कारस सेंटर है? 2 है ना। तो पहले तो आप इनको आईयूपीसी के अकॉर्डिंग इसका नंबरिंग कर दो। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीसी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कौन सा कारस सेंटर है 4 में से? 2 और 3। तो हम कारस सेंटर का ही आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो बताओ 2 का कितना आएगा? 2 में बताओ, इस 2 में फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये सीएल होगा ना। सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाला कार्बन है कि नीचे वाला है? नीचे वाला, क्योंकि कार्बन के बाद क्लोरीन है ना। ये सेकंड है और ये थर्ड है। और ये लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का है हमारा, हॉरिजॉन्टल में। तो बताओ क्या होगा? 1 2 3 आर हो रहा है, ये क्या होगा? एस। ऐसे ही थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला में फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? सीएल। सेकंड कौन है? ऊपर वाला। थर्ड नीचे वाला। एस है ना। तो हॉरिजॉन्टल में होने पे लोवेस्ट प्रायोरिटी को उल्टा हो जाता है ना, आर। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ?
इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 2s3r, फिर लिखेंगे 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अब आपको इससे क्लियर हुआ ना, जब मैंने लिखा 2s3r, इसका मतलब इसका सेकेंड कार्बन जो है s है और थर्ड कार्बन जो है वो r है। समझे आप? ठीक। अगर मैं सिंपल SR लिखता हूं तो फिर वो पता नहीं चलेगा कौन सा S कौन सा R है। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आप ट्राई करना। अगर यहां एसिड है और यहां पे अल्कोहल, ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है टार्टरिक एसिड का। इसका RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अच्छा बताओ, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होगा? फर्स्ट तो OH है ना हमारा, फर्स्ट तो OH है। अब बताओ सेकंड कौन होगा? CO2H। CO2H को हम ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ OH, यहाँ O के साथ C, ऐसा आएगा ना। तो बताओ, ये तो कार्बन के बाद O है, फिर यहाँ कार्बन है, वहां पर कार्बन पे दोनों ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा OH है, सेकंड हमारा एसिड होगा, थर्ड हमारा नीचे वाला कार्बन होगा। अब बताओ ये R हुआ कि बताओ ये S हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज S है ना, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में उल्टा आएगा ना, S का ये क्या हो गया? R। अब बताओ नीचे वाला क्या है? नीचे वाला S है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड एसिड और थर्ड ये, तो ये R है, तो ये होगा S। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2R3S या 2S3R? क्या लिखेंगे? 2R3S। फिर आगे 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या कह रहे हो? समझे भाई? लिखो इसको। आइडेंटिकल मतलब है ना, जब अपन लिखते हैं ना 2R3S, हमेशा नंबरिंग टॉप टू बॉटम है ना। आप दोनों तरीके से नंबरिंग नहीं कर सकते, अपन हमेशा नंबरिंग टॉप टू बॉटम करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है और सेम चेन आ रही है तो टॉप टू बॉटम नंबरिंग। लिख लिया सब लोगों ने? आप तो लिख लिया होगा। आप कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, उसके RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है एक बार। इनके आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इन तीनों के RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो।
फीवर ठीक है? ठीक नहीं है? पानी वानी पियो थोड़ा, अभी वायरल बहुत फैला हुआ है। वायरल फीवर नहीं है? पड़ोसी से लो, है ना, अभी वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मुझे भी हो गया था, हफ्ते भर तक दर्द रहा था। उसका तरीका ये है, खूब पानी पियो, अंदर ही वो अंदर पानी में डूब के मर जाएगा वो। ज़्यादा थकान लगे तो ORS पिया अगर ORS आता है ना, ORS ले लेना एक। बना लिया भाई सबने? तो बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है? इसमें नंबरिंग तो यही की होगी ना, 1 2 3 4। ये 1 2 3 आर का एस आया ना, फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड ये, थर्ड ये, आर का एस यानी 2S। और थर्ड का क्या आया? इसका भी एस आया, 2S एंड 3S। ये आया सबका। नीचे वाला एग्जाम्पल बताओ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, थर्ड, एस का आर आएगा ना, ये इसमें 1 2 3 आर का एस आएगा, तो ये हुआ 2R एंड 3S। देखो जरा, ये बनाया सबने। थर्ड वाले का क्या नाम है? 2S एंड 4R हुआ ना, ये 1 2 3 4 5, ये हुआ हमारा 2S एंड 4R। फोर्थ बना लिया सबने? वैसे आप इसको कई तरीके से बना सकते हो, मैंने फिशर बना सकते हो, वेज डैश बना सकते हो, लेकिन यहां मेरा पर्पज है फिशर बनाना। तो आपने फिशर जब बनाया तो बताओ क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन में क्लोरीन कहां लगाया बताओ? दोनों सेम साइड या दोनों ऑपोजिट साइड? ऑपोजिट साइड लगाए होंगे ना। ये हमको आर बनाना है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि ऑपोजिट में कैसे लगाएं। क्या अभी जो बनाया वो सही है? ये 1 2 3 आर का एस हो रहा है ना, ये इसका मतलब है इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये Cl इधर, H इधर, Cl इधर, H इधर। अब सही बनाए? अब सही है ना। ये 1 2 3 S का R, और ये 1, ये 2, ये 3, ये भी S का R। समझ गए? फिर एक पूरा DPP या RS कॉन्फ़िगरेशन का वो बनाओगे पूरा, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़े, चलो मिटा दें इसको। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म लिखो, डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट लिखो आप डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन लिखो आप। लिखो स्टीरियो आइसोमर। डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन लिखो, स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image of each other. Stereoisomer which are not mirror images of each other is known as diastereomers. Stereoisomer which are not mirror images of each other is known as diastereomers. है ना?
ये पहला वाला मैंने सिस बनाया है और दूसरा वाला क्या बनाया है, ट्रांस। अब आप पहले मुझे ये बताओ, क्या ये सिस और ट्रांस जो है ये स्टीरियो आइसोमर हैं क्या? है ना स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। अब ये बताओ कि क्या सिस की मिरर में ट्रांस बनेगी या सिस की मिरर में सिस बनेगी? सिस बनेगी ना। अगर हम यहाँ मिरर लगाएंगे तो मिथाइल ऊपर ही रहेंगे ना सिस वाले, तो सिस की मिरर में सिस बनती है, ट्रांस की मिरर में ट्रांस बनती है। तो क्या सिस ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? नहीं है। तो ये स्टीरियो आइसोमर है और नॉट मिरर इमेजेस, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स। समझे आप? वो मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए स्टीरियो आइसोमर, तो वो डायस्टीरियोमर होंगे। ऐसे ही जरा सेकेंड एग्जाम्पल देखो। अभी जो मैंने बनाया है इसमें कितने कारक सेंटर है? 2 कारक सेंटर है। अब आपको मैंने बोला कि इसका डायस्टीरियोमर बनाना है, ऊपर वाला ब्रोमीन है, तो इसका डायस्टीरियोमर कैसे बनाओगे? इसका डायस्टीरियोमर बनाना है तो कैसे बनाओगे? भाई इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसकी पूरे की मिरर इमेज बना दोगे ना तो वो क्या बनेगा, इनेंशियोमर बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 कारक सेंटर है ना, मैं क्या करता हूं, एक कारक सेंटर में कोई चेंज नहीं करता हूं, यानी ऊपर वाला कारक सेंटर हमारा फिक्स है, नीचे वाले कारक सेंटर में एक पेयर चेंज कर देता हूं। अब पहले ये बताओ कि ये दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं क्या? देखो इनको, स्टीरियो आइसोमर मतलब उनका सेम आईयूपीसी नेम, तो आईयूपीसी नेम सेम ही ना, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, वैलेंसी तो चेंज किया हमने, ये स्टीरियो आइसोमर है। अब ये बताओ कि क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है क्या? ये स्टीरियो आइसोमर है लेकिन ये मिरर इमेजेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये वाला कारक सेंटर तो कांस्टेंट रखा, ऊपर वाला, नीचे वाले की मिरर इमेज बना दी। तो अगर 2 कारक सेंटर हैं, एक को आपने कांस्टेंट रखा और एक की मिरर इमेज बनाई, तो हम कहेंगे नॉट मिरर इमेजेस। तो इन दोनों में भी रिलेशन क्या हुआ, डायस्टीरियोमर। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो, अगर मैंने ऐसे बना दिया, इसको देख के बताओ, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं, ये मिरर इमेजेस भी हैं, ठीक है, और अपन आगे डिस्कस करेंगे सिमेट्री भी नहीं है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, इनेंशियोमर। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 कारक सेंटर है और आपको इनेंशियोमर बनाना है, तो फिर आप 2 कारक सेंटर में इनेंशियोमर कैसे बनाओगे? इस पे भी पेयर चेंज करना पड़ेगा, इस पे भी पेयर चेंज करना पड़ेगा, तब इनेंशियोमर बनेगा। अगर आपने एक पे पेयर चेंज किया और एक पे नहीं किया तो वो क्या बन जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सपोज करो, ऐसे समझो, देखो ABCD आर स्टीरियो आइसोमर्स। हमारे पास ABCD है, 4 स्टीरियो आइसोमर हैं ABCD, और इनके जो कारक सेंटर है ना, A में 2 कारक सेंटर है, कॉन्फ़िगरेशन है RR, B में है SS, इसमें है RS, इसमें है SR। ये 4 कारक सेंटर है ना। अब आप मुझे ये बताओ, नहीं हुआ, 4 स्टीरियो आइसोमर है ABCD और उनके 2-2 कारक सेंटर है, A और B में क्या रिलेशन है? भाई दोनों R का दोनों S यानी पूरे की मिरर इमेज बना दी ना आपने। तो अगर मैं पूछूंगा इन दोनों में इनेंशियोमर कौन है, तो अपना आंसर क्या होगा बताओ, AB इनेंशियोमर है। अब बताओ CD क्या है, CD भी तो इनेंशियोमर है। अब अगर मैं पूछूं कि A और C में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर, क्योंकि एक कारक सेंटर तो कांस्टेंट रहा, दूसरा वेरिएबल हो गया ना हमारा, तो मिरर इमेज नहीं बनी। तो अब आप मुझे बताओ कि इनमें कौन कौन डायस्टीरियोमर है। एक तो हो गया हमारा AC, एक क्या हो गया हमारा AD, एक क्या हो गया हमारा BC, एक क्या हो गया हमारा BD। देखो जरा, समझे आप? तो डायस्टीरियोमर बताओ कि ज्योमेट्रिकल में होते हैं या ऑप्टिकल में होते हैं? किस में होते हैं डायस्टीरियोमर? दोनों में होते हैं, है ना, डायस्टीरियोमर दोनों में होते हैं। बाकी मेजोरिटी ऑफ लोग ये समझते हैं कि डायस्टीरियोमर सिर्फ यहां पे होते हैं ऑप्टिकल में। ज्योमेट्रिकल अगर सिस ट्रांस है तो वो भी डायस्टीरियोमर है बाय डेफिनेशन। अच्छा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है डायस्टीरियोमर की, अलग होती है? सिस और ट्रांस में, ट्रांस का तो डाइपोल 0 होता है ना, सिस और ट्रांस में स्टेबल कौन होता है, ट्रांस।
तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई, स्टेबिलिटी अलग अलग है। इनका डाइपोल अलग है, इसका डाइपोल है और इसका डाइपोल 0 है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा डाइपोल से। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है। समझे आप? तो नीचे वहां पॉइंट लिखो, पहले वहां डेफिनेशन नीचे लिखो, डायस्ट्रीमर हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Diastereomer has different physical and chemical properties. समझ गए आप? ये एग्जाम्पल 1 2 लिखो। लिख लिया सौरभ कुमार? कल मैंने एक वीडियो का लिंक शेयर किया था, एक डॉक्टर खंडेलवाल का, डायबिटीज़ पे था, एक लेक्चर था छोटा सा, अपने गांव वालों को शेयर करना। उसमें बताया था कि कैसे रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्स हो जाती है डायबिटीज़, फैटी लीवर। एक कॉन्सेप्ट बताया था, अच्छा बताया था उन्होंने। थोड़ा तुम भी देखना उसको, कुछ अच्छी बातें बताइए मुझे। लिख लिया भाई? दोनों एग्जाम्पल लिखो, सिस ट्रांस बना के लिखो, डायस्टेरियोमर्स। ये दोनों एग्जाम्पल के बाद यहां लिखना है ABCD आर स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ABCD आर स्टीरियो आइसोमर्स। ABCD आर स्टीरियो आइसोमर having 2 Carre center. ABCD आर स्टीरियो आइसोमर having 2 Carre center. आप तो लिख ही लिया होगा। तीसरी बार में याद आ जाता है, 2 बार तो नहीं याद आया, 3rd टाइम याद आ गया। भाई चेयर गड़बड़ है। तुम भी एग्जाम में गलतियां करते हो ना, तो एक बार गलती करोगे ना और फिर थोड़ा सा उसको सोचोगे, वो सेम गलती सेकंड टाइम करने की प्रोबेबिलिटी 90% लोगों में जो है, 90% तो नहीं बोलेंगे, सेकंड का तो डेटा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, 3rd का डेटा एकदम श्योर है। 2 बार गलती हो जाती है ना, तीसरी बार फिर याद रहती है ना। तो कोई भी गलती हो जाए ना, तो उसको थोड़ा 5-10 सेकंड सोचना है कि यार मेरे से क्यों हो गया, और फिर सेकंड टाइम जब आए तो कोशिश करो कि नहीं हो, 3rd टाइम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वैसे इतने एग्जाम होते हैं ना, तुम लोगों की प्रैक्टिस बहुत होती है यार। अब पूरे 11th में 7-8 एग्जाम तो होते ही हैं कम से कम, फिर 8-10 RT टेस्ट, 8-10 12th में हो जाते हैं, तो 18-20 एग्जाम तो हो जाते हैं तुम्हारे। जब कोर्स खत्म होता है तब तक, उसके बाद 20-25 एग्जाम और होते हैं, 50 एग्जाम तो पूरे कोर्स में हो ही जाते हैं। अब 50 एग्जाम में तुम्हें कितने एक्सपेरिमेंट करने का वो मिलता है ना। प्रैक्टिस सेशन है ना ये सारे, जो जिस तरीके से करना है वो करना है अपने को, है ना। जो दिमाग में आ रहा है वो सब करके देखना है। ये अपन रियल एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, अपन उस रियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या उल्टा करने लगते हैं, हम इस एग्जाम को, है ना, उसको रिलेट करने जाते हैं, इसमें इतना आए, उसमें इतना आए, कम हो गया। ये प्रैक्टिस एग्जाम है, सीखना है आपको इसमें। जो दिमाग में, ऐसा थोड़ी मैं सारा एक्सपेरिमेंट वहीं करूँगा, यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा,
है ना। यहाँ आपको आप करते करते आपको खुद को समझ में आने लगेगा, यार मैं ये गलती करता हूँ, मैं ये पहला सब्जेक्ट कौन सा करना है, किस स्पीड में करना है, कैसे सॉल्व करना है। जो आपको दिमाग में थॉट आए ना, वो आप करके ज़रूर देखना। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो थॉट दिमाग के अंदर रहे ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा एग्ज़ाम पास आता था कि यार मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता। तो सारे एक्सपेरिमेंट करके देखने, बहुत फ़ायदा होता है। इतनी बार एग्ज़ाम होने से यार मतलब बहुत ज़्यादा है। 5-10 बार भी हो ना 2 साल में एग्ज़ाम, तो रियल एग्जामिनेशन टेम्परमेंट क्रिएट हो जाता है। तो तुम्हारा तो लैब वैब में होता है यार, मोबाइल में थोड़ी होता है। तुम्हें तो मतलब वो होता है ना यार, एडॉप्टेड तो नहीं बोलेंगे यार, वो क्या बोलते हैं उसको यार, एक्स्ट्रा वो आता है ना, जवाई टाइप, जवाई पूरी आओ भगत होती है, सब फैसिलिटीज वगैरह सब बढ़िया एकदम शानदार। उस कल्चर में तुम्हारी तैयारी हो रही है, हर चीज़ का एक्सेस है तुमको बढ़िया, तो उसका फ़ायदा उठाना है। चलो एक पॉइंट और लिख लें, या अगली क्लास में करें फिर आगे। अरे पहले कहाँ चल दिए, अरे भाई बैठ जाओ। एक है ना, एक अनाउंसमेंट करना था तुम्हें। वो गैंगस्टर होता है ना, गैंगस्टर, कई बार क्या होता है स्टेट में ना, बड़े बड़े गैंगस्टर हो जाते हैं। एक वो टास्क फोर्स बनती है, एक STF करके बनता है। सुन रहे हो भाई, STF क्या होता है? STF का फुल फॉर्म होता है स्पेशल टास्क फोर्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोई बड़ा क्रिमिनल होता है ना, तो उसको पकड़ने के लिए अलग से टीम लगाती है कि भाई तुम्हारा काम एक ही है, इसको पकड़ना है। सुन लिया तुम लोगों ने? पहले सब सुनो अच्छे से। अब मेरे को है ना 5-7 लोग है ना, सिर्फ 5-7 लोग चाहिए जो वॉलंटरी है ना, क्या काम करेंगे, वो जो मैं स्टिकर्स बनवा रहा हूँ ना टॉपिक वाइज, जैसे आज अपने डायस्ट्यूमर पढ़ा, तो उसका तुमको एक थॉट देना है कि भाई यार अपन डायस्ट्यूमर का ये स्टिकर बनाया, ऐसे इनएंशियोमर का ये स्टिकर, नोटबुक के पीछे बनाने के लिए स्टिकर बना रहा हूँ। तो सिर्फ मैं चाहता हूँ कि देखो सब आ जाओगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, तो 5-7 लोग वॉलंटरी उसमें चाहिए। तो उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। पहले तुम जब पढ़ोगे सोचोगे कि यार मेरे को ऐसा स्टिकर बनाना चाहिए। जैसे स्पाइडरमैन के सामने स्पाइडरमैन खड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इनएंशियोमर। स्पाइडरमैन के सामने बैटमैन खड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, डायस्टेरियोमर। और बैटमैन के सामने वो खड़ा है, वो है ना वो थाइनोस, नॉट आइसोमर है ना, वो तो नॉट आइसोमर हो गया ना। तो कौन कौन वॉलंटरी, उन 5-7 लोगों के साथ मैं ग्रुप बनाऊंगा, और हर जो स्टिकर सेलेक्ट होगा उस पर एक एप्रोप्रिएट प्राइज दिया जाएगा। तो 5-7 लोग चाहिए मेरे को। तो जरा हाथ ऊपर करो, वो पहले 5-7 कौन होंगे? अरे एक भी नहीं है, अच्छा एक हो गया, वेरी गुड, एक। अब 4 और चाहिए। वैसे यार गर्ल्स ज्यादा सही रहेगी, तुम लोग बहुत इनोवेटिव होते हो। एक तो बताओगी, 2 IUC अपना STF की वो टास्क फोर्स का मैनेजर बना देते हैं इसको, चीफ। 3 हो गए, 2 और कौन होंगे? अरे सिंघानिया जी, तुमने यार हाथ ऊपर नहीं किया यार। सिंघानिया जी बोलो। क्या सिंघानिया जी, हाथ कहाँ है तुम्हारे? चलो कोई बात नहीं, 3 तो हो गए, तुम 2 और ढूंढ लेना, है ना, 2 और ढूंढ लेना। तो अपन तीनों का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, सबसे फास्ट अपन ही सीखेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है।